नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, एक बात अजीब लगती है कि अचानक मराठी मीडिया में एक खबर आ गई कि शरद पवार चुपके चुपके उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर खाने पर पहुंच गए थे इतवार को, रविवार को। इसकी क्या ज़रूरत थी? उनके साथ उनकी बेटी थी और कोई नहीं था और इसकी खबर तक कहीं नहीं पहुंची। लेकिन सोमवार को इस बात पर मंत्रालय में चर्चा होती रही, पत्रकारों में, पॉलिटिशियंस में इसकी चर्चा होती रही कि छुपके छुपके शरद पवार बेटी के साथ सागर बंगले पर क्यों पहुँचे। इसकी चर्चा बहुत हो गई। दोस्तों, सवाल ये है कि ऐसी क्या बात हो गई है? सिर्फ यही बात नहीं है। एक दिन पहले बारामती में जो शरद पवार का 40 साल से 50 साल से गढ़ माना गया, शरद पवार 1967 में बारामती से पहली बार विधानसभा के विधायक बने थे। उसके बाद लगातार चुनकर आए, लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहाँ से चुनकर आए। फिर लोकसभा में उनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ते बढ़ते महाराष्ट्र में पहुँच गया। लेकिन आज ऐसी हालत है कि बारामती में, जिसको शरद पवार का गढ़ माना जाता है, वहाँ से चुनकर आना उनकी ही लाडली बेटी सुप्रिया सुले के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और ये बात नई नहीं है। पिछले 2 साल से अगर मेरे अलग अलग वीडियो बारामती के बारे में आपने देखे होंगे तो मैं रिपीटेडली एक बात कह रहा हूँ कि बारामती धोखे में है। बीजेपी ने मिशन 160 बनाया, तो जहाँ जहाँ बीजेपी जीत गई हो, हार गई हो, लेकिन जहाँ कम से कम डिफरेंस से, फर्क से बीजेपी जीती या हारी है, ऐसी 160 सीटें हैं जहां पिछले 2-3 साल से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि ये 160 सीटें 50% तक लेके जाना और जीतना है। ये मिशन बनाया था बीजेपी ने और उस मिशन में बारामती का समावेश था। ए फॉर अमेठी, बी फॉर बारामती, ये भी उसके लिए स्लोगन बनाई गई थी। तो उस वक्त शरद पवार को ये मजाक लगी थी। इसका कारण ये था कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मात देकर उन्होंने अपोजिशन में बिठाया था और उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाया था। चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी की हाथ से सत्ता खींच ली थी। तो शरद पवार इतनी हवा में थे, उनकी बेटी तो मानो पर निकल आए थे, उड़ रही थी। अकेला देवेंद्र क्या करेगा वगैरह वगैरह, ऐसी बयानबाजी करती थी। तो जब ये मिशन शुरू हो गया और चंद्रशेखर बावनकुळे जो बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, या केंद्रीय अर्थमंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जैसे बड़े बड़े नेता बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र का दौरा करने लगे, तब भी सुप्रिया ने मजाक उड़ाया था। हाँ, बहुत सारे लोगों को बारामती पसंद आती है, घूमने आते हैं, यहाँ देखने जैसी बहुत चीज़ें हैं, ऐसी मजाक सुप्रिया सुले ने भी उड़ाई थी। लेकिन क्या चल रहा है, इसका गांभीर्य क्या है, ये समझने की कोशिश नहीं की। इन्होंने कभी सोचा तक नहीं था कि बारामती का मतलब, अगर शरद पवार होता है, बारामती का मतलब विधानसभा लोकसभा का चुनाव क्षेत्र होता है, और बारामती का मतलब अगर पवार परिवार होता है तो बारामती तोड़ने के लिए पवार परिवार भी तोड़ना ज़रूरी हो जाता है। तो इन्होंने कभी सोचा, सपने में भी नहीं सोचा कि बारामती में पवार को हराने के लिए पवार परिवार में भी टूट
तोड़ फोड़ की जा सकती है, ये इन्होंने सोचा तक नहीं था। क्योंकि आज तक दूसरे परिवारों में तोड़फोड़ करने का, दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करना, ये तो शरद पवार का खेल रहा है। मराठी जर्नलिस्ट उसको, मराठी पत्रकार उसको गुगली बोलते हैं, पवार की गुगली बोलते हैं। असलियत में क्या होता है कि दूसरी पार्टियां तोड़ना, ये भाजपा ने किया तो पाप होता है, लेकिन पवार साहब करते हैं तो उसको गुगली बोला जाता है। कहने का मतलब ये कि पवार परिवार ने बारामती को अपनी परिवार की जागीर बनाई थी, तो अगर जागीर तोड़नी है तो परिवार भी तोड़ना पड़ेगा। ये बीजेपी सोचेगी, ये मोदी शाह की बीजेपी सोचेगी, ये पवार परिवार ने या खुद पवार ने सपने में भी नहीं सोचा था। ठाकरे का परिवार तोड़ो, राज उद्धव को अलग अलग करो, शिवसेना बीजेपी का परिवार, हिंदुत्ववादी परिवार तोड़ो, देवेंद्र उद्धव को एक दूसरे से लड़ाओ, गोपीनाथ मुंडे के परिवार में चाचा भतीजा इनके झगड़े चलाओ। ये काम शरद पवार लगातार करते हैं। और बहुत छोटे मोटे परिवार, राजनीतिक परिवार ऐसे कि जहां घर में झगड़े लगाकर पवार साहब ने बहुत सारी पार्टियां और परिवार तोड़े हैं। लेकिन यही खेल लौटकर अपने घर आ जाएगा, बारामती तक पहुंच जाएगा और पवार परिवार तक वही खेल पहुंचेगा, ये इन्होंने नहीं सोचा था। लेकिन जो आपका प्रतिस्पर्धी होता है, दुश्मन होता है, वो हमेशा आपको हराने के लिए आपके वीक पॉइंट्स क्या है वो ढूंढ लेता है। आपका बलस्थान नहीं ढूंढता, आपकी खामियां ढूंढता है। और अमित शाह या उनकी जो चाणक्य टीम है बीजेपी की, वो हमेशा अपने प्रतिस्पर्धी और दुश्मनों की खामियां ढूंढकर वहीं पर हमला करने की पूरी तैयारी कर लेते। और जब हमला होता है तब आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैसा हो गया। आपको याद है 2 जुलाई 2023 को क्या हुआ था? उसके पहले 2 महीने, 2 मई 2023 को क्या हुआ था? 2 मई 2023 को शरद पवार ने अपनी पुस्तक की विमोचन होने वाली थी। उनका राजकीय आत्मचरित्र सुधारित आवृत्ति, उसका संस्करण आया था। उसके प्रकाशन में शरद पवार ने अचानक घोषणा कर दी कि ठीक है, आज से मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूँ। और बड़ा बवाल हो गया। उधर बैठे 2 संपादक थे, वो भी डर गए थे क्या हो रहा है। और बड़ा तमाशा 2-3 दिन चला और बाद में शरद पवार ने अपना संन्यास पीछे ले लिया, फिर संसार शुरू कर दिया, फिर पार्टी के अध्यक्ष बने। लेकिन ये ड्रामा था। उनके ही भतीजे अजित दादा को फिर एक बार नाक रगड़कर शरणागत बनाने के लिए किया हुआ ड्रामा था, क्योंकि वो रिजाइन करने वाले हैं। ये सब तमाशा देखकर पवार के जो नज़दीकी लोग हैं शरद पवार के, प्रफुल्ल पटेल हो, वलसे पाटिल हो, छगन भुजबल हो, ऐसे बहुत सारे जो नेता थे, वो भी चकित हो गए, क्या नाटक कर रहे हमारे साथ, सठिया गए क्या ऐसा। तो 2 महीने के बाद वो सब नेता शरद पवार को छोड़कर बगावत करके बीजेपी के साथ चले गए। और शरद पवार को आखिरी मिनट तक उसका पता नहीं चला कि बगावत हो रही है। और इस सब का कारण एक ही था कि उनकी लाडली बेटी जो है उसको अपना वारिस बनाना चाहते थे शरद पवार, लेकिन ओपनली नहीं बोल रहे थे। बार बार वो सूचित कर रहे थे कि अपने जो साथी है, सीनियर लीडर्स है एनसीपी के, वो सुप्रिया को लीडर मानना शुरू कर दे, ये सूचित कर रहे थे शरद पवार। लेकिन बाकी नेता वो मानने के लिए राजी नहीं थे।
इसलिए उन्होंने सोचा कि सुप्रिया से अजित दादा अगर लीडर बनते हैं तो हम उनके साथ जाएंगे, और एक एक करके 2 जुलाई को पूरी एनसीपी की लीडरशिप, एमएलए तो अलग है, लेकिन पूरी लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप अजित दादा के साथ चली गई। तब जाके शरद पवार की नींद खुल गई, सुप्रिया सुले की नींद खुल गई, और पता चला कि मिशन 160 में अमेठी के बाद बारामती का मतलब क्या होता है। और आज इतनी बुरी हालत है कि अजित दादा इनसे बगावत करके मुख्यमंत्री नहीं बने, उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि उप मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी ही बहन को बारामती में हराने की शर्त मानकर मैं उप मुख्यमंत्री बना हूं। मतलब साफ है दोस्तों, बारामती में सुप्रिया और शरद पवार, इनको हराने का जिम्मा बीजेपी के चाणक्य ने अजित दादा को सौंपा है, और ये बाजी पूरी ताकत लगाकर अजित दादा खेलने वाले हैं। इसका सबसे पहला सबूत 1 महीने पहले आ गया, जब अजित दादा की पत्नी, जो राजनीति से आज तक अलग बैठी थी, वो मैदान में आ गई। बारामती में सुनेत्रा अजित पवार के बैनर्स दिखाई देने लगे, उस पर लिखा है भावी खासदार, यानी भविष्य के बारामती के एमपी, ऐसा पोस्टर चमकने लगा। तब जाके सुप्रिया को जाग आई, शरद पवार की नींद खुली, और ये घूमने लगे बारामती में। तो इनको पता चला कि अजित दादा सिर्फ पार्टी लेकर नहीं गए, अजित दादा बारामती लेकर बीजेपी के साथ गए। तब जाके इन्होंने अंदाज लेना शुरू कर दिया कि भाई बारामती में कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। आपको एक छोटी सी बात बता दूं, पिछला लोकसभा चुनाव सुप्रिया सुले 1,54,000 डिफरेंस से जीती है। कितने? 1,54,000 वोट का डिफरेंस था, जीत का मार्जिन। और उसमें 1 लाख, आपको मालूम है महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए जो चुनाव क्षेत्र बनता है उसमें 6 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। तो 6 विधानसभा क्षेत्र में सुप्रिया ताई का जो डिफरेंस था, मार्जिन था, वो 154 या 157, 1,57,000 वोटों का मार्जिन था। लेकिन उसमें अकेले बारामती में ये जो मार्जिन है वो 1,27,000 का था, यानी बाकी के 5 विधानसभा क्षेत्र में सुप्रिया ताई सिर्फ 27 या 30,000 का मार्जिन ला सकी है। मतलब साफ है दोस्तों, बारामती का मार्जिन हट जाए तो सुप्रिया सुले चुनाव हार सकती है। बाकी जो 5 है उसमें 2 जगह एनसीपी, 2 जगह क्या बोलते हैं बीजेपी, और 2 जगह कांग्रेस के विधायक है, और वो सब पवार परिवार के खिलाफ ही जाने वाले हैं। तो इसलिए बात ये हो गई है कि जबकि बारामती आसान नहीं रही है, और बारामती में अगर सुप्रिया 2024 में चुनाव हार जाती है तो मानो इनकी पॉलिटिकल करियर, राजकीय भविष्य खत्म हो जाता है। तो करे तो क्या करे, लड़ना तो है। अगर नहीं लड़ सकते तो कोई दूसरा चुनाव क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा। इसलिए 2009 में जब ये सीट पिता ने अपने लाडली बेटी को दी थी तो खुद के लिए बाजू की पड़ोस की माढ़ा लोकसभा सीट लड़े थे और जीते थे शरद पवार। उसके बाद फिर लड़े नहीं। तो सुप्रिया को क्या माढ़ा से लड़ाएंगे, ये भी सोच चल रही है। लेकिन आज की बात अगर देखें
तो ये भी बोला जा रहा है कि डर से इतने डरे हुए, हार से पवार और सुप्रिया इतने डरे हुए हैं कि शायद सुप्रिया को हटाकर बारामती से खुद शरद पवार इस बार चुनाव लड़ेंगे। इसमें एक बात होती है, लड़ना एक बात है, लेकिन अगर सुप्रिया चौथी बार वहाँ से चुनाव नहीं लड़ी तो एक बात हो जाएगी कि पवार खुद डरे हुए हैं, इसलिए मैदान में उतरे हुए हैं, इसका सबूत मिल जाएगा। और दूसरी बात होती है, अगर यही स्ट्रैटेजी है तो शरद पवार उतरेंगे बारामती से, तो सुप्रिया के लिए वायनाड ढूंढना पड़ेगा, यानी दूसरा चुनाव क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा। वो कम से कम बारामती या एक कोई हमको सेव कर दो, एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी सुप्रिया के लिए सेव कर दो, बाकी पूरा महाराष्ट्र तुम जीत जाओ, कोई परवाह नहीं। ऐसा प्रस्ताव लेके तो शरद पवार देवेंद्र फडणवीस से मिलने नहीं गए थे। रविवार के इतवार के रात को देर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शासकीय निवास स्थान पर शरद पवार और सुप्रिया ताई अचानक पहुंची। ये जो खबर है, इसका ये कई कारण दिखाई देता है कि बारामती से चुनाव जीतना इनके लिए आसान नहीं रहा, डरे हुए हैं। और कोई तो एक सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे लिए रखो, बाकी का महाराष्ट्र जैसे चाहिए आप जीतो, हम बाकी जगह आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा कर देंगे, ये एश्योरेंस देने पहुँचे थे। बता तो नहीं दोस्तों, लेकिन एक बात साफ है कि अजित दादा ने पूरी ताकत अमित शाह के साथ लाकर शरद पवार को डरा दिया है। उनका चलना फिरना, परसों एक प्रोग्राम था, उस पर मंच पर बैठने के लिए क्या क्या नौटंकी शरद पवार जैसे वयोवृद्ध उम्मीदवार नेता ने की, वो हम देखते हैं तो पता चलता है कितने डरे हुए। एक बात साफ है, पिता अपने लाडली बेटी के लिए बारामती सेफ नहीं लगती तो कुछ वायनाड ढूंढने की कोशिश कर रहा है। देवेंद्र के निवास स्थान पर खाने पे जाना, बुलाया नहीं फिर भी जाना, यह अगर खबर सच है, या तो बारामती में देवेंद्र और एकनाथ को खाने पर बुलाना, ये जो घटनाएं हैं हम अगर साथ में देखें तो पता चलता है कि डरा हुआ पिता बेटी के लिए कोई सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई सेफ वायनाड ढूंढ रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।